अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आमतौर पर हमारे हर सत्र में हम एक कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज मैं जो साझा करूंगा वो केवल एक कहानी नहीं है, ये एक घटना है, एक सच्ची घटना। हालांकि ये कल्पना से भी अधिक अजीब लग सकती है। हम सभी शायद जानते हैं कि परमाणु बम बनाने जैसी विशाल, महंगी, बहुआयामी और व्यापक परियोजनाएं विश्व इतिहास में बहुत कम हुई हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते कि विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के अथक और ईमानदार प्रयासों के बावजूद अमेरिकी सरकार से इतनी महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति नहीं मिल रही थी। उन्हें किसी भी तरह क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था। तो फिर उन्हें ये कैसे मिला? यही दिलचस्प बात है। ये क्लियरेंस राष्ट्रपति रूजवेल्ट को केवल 2 मिनट की कहानी सुनाकर प्राप्त किया गया था। हाँ, बिल्कुल यही। मैंने इस घटना के बारे में पहली बार नारायण सान्याल की उपन्यास विश्वासघातक में पढ़ा था। बाद में ऑस्ट्रियाई लेखक रॉबर्ट जुंक की किताब ब्राइटर देन अ थाउजेंड सन्स में भी इसे पढ़ा। मैं आज वही घटना आपके सामने पेश कर रहा हूँ, या कम से कम कोशिश करूंगा। समय 1938 का था। आप समझ सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बजना शुरू हो चुका था। एक तरफ जर्मनी के नेतृत्व में धुरी राष्ट्र थे, दूसरी ओर अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड के मित्र राष्ट्र थे। पूरी दुनिया में आतंक का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है, और विश्व युद्ध शुरू होने पर क्या होगा ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। लेकिन इसके साथ ही या इससे थोड़ा पहले एक और घटना घटने लगी थी। वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। दुनिया की कई जाने माने वैज्ञानिक, विशेष रूप से यूरोप से, अपना देश छोड़कर अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका के बड़े विश्वविद्यालय और प्रसिद्ध प्रयोगशालाएं उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रही थीं, और वे भी शांति से काम करने के लिए अमेरिका आ रहे थे। नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वहाँ कौन नहीं था? स्वयं प्रोफेसर आइंस्टीन, नील्स बोर, एनरिको फर्मी, फेनमैन, ज़िलार्ड, गामो, टेलर, विग्नर। ये सूची कभी खत्म ना होने वाली है, और इनमें से हर एक विज्ञान के दिग्गज थे। अब अमेरिका में रहने वाले ये सभी वैज्ञानिक एक दूसरे के संपर्क में थे। बातचीत होती थी, कभी कभी मुलाकात भी होती थी। ऐसी ही एक चर्चा में ज़िलार्ड ने पहली बार बात उठाई। उन्होंने कहा, देखिए, हम सभी जानते हैं कि जर्मनों के पास जो हथियार हैं वे बहुत उन्नत हैं। उनकी वायुसेना भी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन देखिए, विश्व युद्ध 1-2 दिन की बात नहीं है। ये एक दीर्घकालिक मामला है। ये सालों साल चल सकता है। तो दीर्घकालिक युद्ध के लिए आवश्यक जनशक्ति, आर्थिक शक्ति, भोजन और खनिज संसाधन क्या जर्मनी के पास हैं? फिर हिटलर किस आधार पर इस तरह गर्जना कर रहे हैं? वे पागल तो नहीं हैं? क्या उनके हाथ में ऐसा कोई अत्याधुनिक हथियार है जिससे वे सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी विश्व युद्ध खत्म कर देंगे? और अगर है तो वो हथियार क्या है? क्या उन्होंने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके परमाणु बम का आविष्कार कर लिया है? यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर ऑटो हान, हाइजेनबर्ग, वॉन लाउ और गिलबर्ट जैसे वैज्ञानिक अभी भी जर्मनी में हैं। यदि वे कोशिश करें और जर्मन सरकार उनकी मदद करे तो वे परमाणु बम बना सकते हैं। और अगर वो बम एक बार हिटलर के हाथ लग गया तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। तो समाधान क्या है? काफी चर्चा के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि एक काम किया जा सकता है। अमेरिकी सरकार के पास जाकर समस्या समझाई जाए और जितनी जल्दी हो सके अमेरिका में परमाणु बम परियोजना शुरू करने की व्यवस्था की जाए। वैज्ञानिकों ने कोशिश की अपने स्तर पर। अब यहाँ एक समस्या थी। गोपनीयता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होने के कारण ये चर्चा बहुत सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपने व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करके प्रस्ताव को थोड़ा थोड़ा करके उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सफल नहीं हुए। इसके बाद काफी संपर्क करने के बाद उन्हें नौसेना के एडमिरल हुपर के साथ अपॉइंटमेंट मिला। बहुत ही भद्र व्यक्ति। वैज्ञानिक गए और चर्चा की। हुपर ने वैज्ञानिकों की सारी बातें सुनी, कॉफी पिलाई, शैंपेन पिलाई। चर्चा के अंत में दरवाजे तक आकर विदा भी किया। लेकिन वैज्ञानिकों के जाने के बाद उन्होंने मन ही मन सोचा, काम के इस समय में इन पागलों ने मेरा बहुत समय बर्बाद किया। तो इस प्रयास का परिणाम शून्य रहा। बात आगे नहीं बढ़ी। फिर क्या किया जाए? तब उन्होंने निर्णय लिया कि यदि स्वयं प्रोफेसर आइंस्टीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखकर पूरी स्थिति स्पष्ट करें तो शायद राष्ट्रपति रूजवेल्ट या अमेरिकी सरकार इस मामले को इतनी आसानी से अनदेखा नहीं कर पाएगी और इसे थोड़ी गंभीरता से समझने की कोशिश करेगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। 1-2 दिन में ही ज़िलार्ड और शायद विग्नर आइंस्टीन से मिलने गए। उन्होंने सब सुना और राजी हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, 2 ड्राफ्ट लेकर आओ, जो बेहतर लगेगा उस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। पत्र लिखा गया और 2 पत्र उनके पास ले जाए गए, एक छोटा एक बड़ा। आइंस्टीन ने बड़ा वाला पसंद किया और हस्ताक्षर कर दिए। अब समस्या ये थी कि ये पत्र रूजवेल्ट तक कौन ले जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक विज्ञान समझते हैं, बिना कूटनीति समझते हैं और ना ही राजनीति। क्या किया जाए? बहुत सोच विचार के बाद उन्हें अलेक्जेंडर सैक्स नाम का एक व्यक्ति मिला। उनका निकनेम एलेक्स था। एलेक्स विज्ञान को थोड़ा बहुत समझते थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट के साथ उनकी व्यक्तिगत दोस्ती थी, जिसके कारण वे समय समय पर व्हाइट हाउस जाते रहते थे। वे जाकर एलेक्स से मिले। एलेक्स तुरंत तैयार हो गए। जब इतने बड़े वैज्ञानिक उन्हें किसी काम की जिम्मेदारी दे रहे थे तो वे सहज तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा
जो भी हो मैं अमेरिकी सरकार को मनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कहना ही काफ़ी नहीं था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट का अपॉइंटमेंट मिलने में ही 2.5 महीने लग गए। खैर, 2.5 महीने बाद एलेक्स आइंस्टीन का पत्र और कुछ अन्य दस्तावेज लेकर गए। रूजवेल्ट उनका इंतजार कर रहे थे। बताओ एलेक्स, क्या कहना चाहते हो? एलेक्स ने आइंस्टीन का पत्र पढ़ना शुरू किया और बीच बीच में कुछ बातों को सरल भाषा में समझाने लगे। लेकिन कुछ मिनटों के बाद एलेक्स को समझ में आ गया कि राष्ट्रपति सुन नहीं रहे हैं। या तो वे विषय को समझ नहीं पा रहे हैं या उनके दिमाग में इतने अन्य विचार चल रहे हैं कि वे यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एलेक्स चिंता में पड़ गए। वे एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए थे, वे असफल नहीं होना चाहते थे, है ना? खैर, उन्होंने समझाने और राष्ट्रपति को मनाने की पूरी कोशिश की। एक समय जब उनकी बात खत्म हुई तो रूजवेल्ट ने कहा, हाँ, प्रस्ताव दिलचस्प है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा, एलेक्स समझ गए कि वे नहीं सोचेंगे। हताश होकर उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे कुछ और भी कहना था। रूजवेल्ट ने कहा, सॉरी एलेक्स, अब और नहीं, देख रहे हो मीटिंग के बाद मीटिंग है और बाहर कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं। एलेक्स ने कहा, बस 2-4 मिनट। रूजवेल्ट ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी एलेक्स, एक काम करो, कल सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर आओ, नाश्ता करते समय तुम्हारी बाकी बात सुनूंगा। ठीक है। एलेक्स बाहर आए और समझ गए कि आज का प्रयास बहुत सफल नहीं रहा। वे गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने पूरा दिन सोचा, क्योंकि अगले दिन सुबह के वे कुछ मिनट ही उनका एकमात्र सहारा थे। ऐसी क्या बात कही जाए जिससे स्थिति का रुख बदल जाए और राष्ट्रपति पूरी तरह से राजी हो जाएं? क्या कहेंगे वे? सुबह दोपहर बहुत सोचा। आकाश पाताल एक करने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। दिन बीत गया। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी वे बेचैन रहे। नींद नहीं आई, क्योंकि वे क्या कहेंगे? समय 3, 4 या 5 मिनट का मिलेगा। जो करना है इसी के भीतर करना होगा। आधी रात को वे कमरे से बाहर निकलकर एक पार्क में जाकर बैठ गए। पार्क की ठंडी हवा ने शायद शरीर या मन को थोड़ी शांति दी और ठीक तभी बिजली की तरह एक विचार उनके दिमाग में आया। उन्हें वो विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा, हाँ, अगर काम हुआ तो इसी हथियार से होगा, देखते हैं। वे वापस आए और रात के बाकी हिस्से में विश्राम किया। नींद तो नहीं आई। सुबह होते ही स्नान करके वे व्हाइट हाउस गए। ठीक 7 बजे पहुंचने पर सुना कि राष्ट्रपति ब्रेकफास्ट टेबल पर उनका इंतजार कर रहे हैं। एलेक्स अंदर गए। रूजवेल्ट ने कहा, अरे आओ आओ एलेक्स, आओ आओ। लेकिन देखो, ये भारी नाश्ता और उस पर तुम्हारा गंभीर भाषण, उम्मीद है कि बदहजमी नहीं होगी। एलेक्स ने कहा, डरिए मत, देखिए आज मैं कोई गंभीर भाषण नहीं दूंगा। प्रोफेसर आइंस्टीन को जो लिखना था उन्होंने कल ही लिख दिया है। मैं अब उन सब में नहीं हूँ। मैं बस आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें 2-3 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। रूजवेल्ट ने कहा, कहानी? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खासकर इस युद्ध के तनाव के बीच एक कहानी सुनना अच्छा लगेगा। बताओ बताओ, क्या कहानी सुनाओगे? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। एलेक्स ने कहा, साल 1805 का था, समझे? पूरा यूरोप तब नेपोलियन के पैरों तले था। नेपोलियन तब पूरे यूरोप का भाग्य विधाता था। बस इंग्लैंड बचा था और तब इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड पर हमला करने की तैयारी चल रही थी। यानी मैं ट्रैफलगर के युद्ध से ठीक पहले के समय की बात कर रहा हूँ। प्रचंड व्यस्तता थी, आप समझ ही सकते हैं। पूरे दिन सेना और नौसेना के साथ मीटिंग, चर्चा, योजना, क्योंकि नौसेना का महत्व तब बहुत अधिक था, क्योंकि युद्ध मुख्य रूप से जलमार्ग से ही शुरू होना था। तो नेपोलियन इससे चर्चा कर रहे हैं, उससे चर्चा कर रहे हैं, सुचारू रूप से आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे हैं। उसी समय फुल्टन नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने नेपोलियन से मिलने का समय मांगा। उन्होंने कथित तौर पर कुछ ऐसा आविष्कार किया था जो युद्ध के दौरान बहुत काम आ सकता था। नेपोलियन की व्यस्तता के बीच उनका अपॉइंटमेंट मिलने में ही 2.5 महीने लग गए। 2.5 महीने बाद जब मिस्टर फुल्टन गए तो नेपोलियन तब भी बहुत व्यस्त थे। वे दूसरों की बातों के बीच बीच में सुन रहे थे और इसी के बीच मिस्टर फुल्टन ने किसी तरह कहा कि उन्होंने एक ऐसा जहाज डिज़ाइन किया है जो पाल की हवा से नहीं बल्कि भाप की शक्ति, स्टीम एनर्जी से चलेगा। वो जहाज़ बहुत तेज़ गति वाला होगा और उसे बाएं बाएं मोड़ना भी बहुत आसान होगा। और यदि नेपोलियन थोड़ी मदद करें तो वे 4-5 महीनों में कम से कम 5-6 ऐसे जहाज़ बनाकर दे सकते हैं। नेपोलियन को इस अजीब विचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि पाल की हवा के बिना कोई जहाज़ चल या आगे बढ़ सकता है। उन्होंने सोचा कि इस भद्र पुरुष ने काम की इस व्यस्तता के बीच उनका काफ़ी समय बर्बाद किया। फिर भी शिष्टाचार के नाते उन्होंने कहा, आपकी योजना सुंदर है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। इतना कहकर एलेक्स ने देखा कि राष्ट्रपति का चेहरा गंभीर हो गया है। एलेक्स ने फिर कहा, नेपोलियन ने फिर कभी नहीं सोचा और युद्ध का परिणाम क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, ये हम सभी जानते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपको नहीं लगता कि उस दिन अगर नेपोलियन ने थोड़ी दूरदर्शिता दिखाई होती, उस अमेरिकी वैज्ञानिक का थोड़ा सम्मान किया होता, तो दुनिया का इतिहास अलग तरह से लिखा गया होता? आपको क्या लगता है? ये कहकर एलेक्स रुक गए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट 5 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। फिर उन्होंने नाश्ता परोसने वाले एक व्यक्ति के जरिए एक चिट्ठी भेजी।
क्या आया? कुन्याक की एक बोतल, 150 साल पुरानी, लगभग नेपोलियन के समय की। उन्होंने एलेक्स को एक ग्लास दिया, खुद भी एक लिया। एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए चीयर्स करने के बाद रूजवेल्ट ने एक लंबी आह भरी और कहा, ठीक है एलेक्स, तुम्हारा पॉइंट ये है, तुम ये कहना चाहते हो ताकि वे जर्मन हमें परमाणु बम से न उड़ा दे, है ना? एलेक्स ने कहा, बिल्कुल यही। अब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने सैन्य सहायक जनरल पा वॉटसन को बुलाया। वे दौड़ते हुए आए। रूजवेल्ट ने उन्हें आइंस्टीन का पत्र और साथ में मौजूद दस्तावेज दिए और कहा, पा, दिस रिक्वायर्स एक्शन। केवल 3 छोटे शब्द, लेकिन विश्व इतिहास में इनसे भारी शब्द शायद ही कभी बोले गए हों। रूजवेल्ट के ये कहने के बाद क्या व्यवस्था की गई थी, परमाणु बम कैसे बनाया गया था और फिर कैसे उस परमाणु बम बनाने की सारी गोपनीय जानकारी जासूसों के माध्यम से रूसियों के हाथ लग गई, वो एक और कहानी है। समय और अवसर मिला तो किसी और दिन बताऊंगा। आज मैं बस इतना ही कहना चाहता था। यदि सही समय पर सही जगह पर सही कहानी कही जाए तो उसकी शक्ति असीमित होती है ना? हम आज की अपनी कहानी या घटना, जो भी आप इसे कहें, यहीं समाप्त कर रहे हैं। अच्छा लगा हो तो बताइएगा। हम इस तरह की और कहानियां या घटनाएं आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और एक बात कहना भूल गया, हम जो ये काम कर रहे हैं, बैठक, ड्राइंग रूम में बैठकर कहानियां सुना रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो अपने परिचित मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और सहकर्मियों को जरूर बताएं। यदि और लोग हमारे बैठक परिवार में शामिल होंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बस इतना ही कहना था। और उस सब्सक्राइब या लाइक वाली बात तो आप जानते ही हैं, उन सब के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। स्वस्थ रहें।